नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो छठ महापर्व नहाय खाए के साथ ही शुरुआत हो गई है और शुरू हो रहे इस पर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 28 अक्टूबर को होगा। तो 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए समापन होता है। देहरादून में 23 स्थानों पर छठ पूजा के घाट बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और 23 स्थानों पर छठ घाट बनाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये वो पर्व होता है जो खासकर महिलाएं बनाती हैं और आज से इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। तो महिलाएं व्रत रखती हैं और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि 23 स्थानों पर उत्तराखंड में घाट बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं और खास तौर पे साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखा गया है। तो ये 4 दिन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। तो 36 घंटे तक निर्जला उपवास महिलाएं रखती हैं। आस्था और सामाजिकता के संगम का ये छठ महापर्व हर साल अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आता है और इस मौके पर लोग एक दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। छठ पूजा की शुभकामना संदेशों में लोग अपने छठी माता की कृपा की दुआ करते हैं। तो सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना का महापर्व छठ शुरू हो गया है। तो आज नहाए खाए के साथ शुरू होने वाला ये व्रत 28 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ अर्घ्य देकर समाप्त होता है। देहरादून में छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के साथ व्रतियों ने इस पर्व का शुभारंभ किया। परंपरा के अनुसार छठ की शुरुआत जल तत्व से होती है। व्रत करने वाली महिलाएं आज कद्दू और चावल का प्रसाद ग्रहण कर जल तत्व की पूजा करती हैं। दूसरे दिन यानी खरना के अवसर पर चावल और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तीसरे दिन व्रती निर्जला उपवास रखती हैं और जल तत्व का सेवन करती हैं, जबकि चौथे दिन भोर में अर्घ्य देकर वायु तत्व का अनुसरण करती हैं। इस तरह महिलाएं 5 तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश के संतुलन के साथ व्रत करती हैं। आज से छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ की गई है। व्रतियों ने कद्दू और भात का प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही तमसा नदी पर सफाई, सजावट और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। तो देहरादून का हम आपको बता रहे हैं, जहां पे सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है और 28 अक्टूबर को इसका समापन होगा। लेकिन खास बात यह है कि जितने भी घाट यहां पे बनाए गए हैं, वहां पे सुरक्षा हो, साफ सफाई हो, यहां तक कि लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से छठ के पहले ही साफ सफाई बेहतर की गई, महिलाओं को खासकर दिक्कत परेशानी ना हो। तो इन 4 दिनों को बहुत ही खास महत्वपूर्ण बताया जाता है। छठ मैया की पूजा की जाती है और अलग अलग दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इस साल 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य गठन के
25 साल पूरे होने पर इसे रजत जयंती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देहरादून में 1 से 10 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा और प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होंगे। संस्कृत, खेल प्रतियोगिताएं और तमाम तरीके के आयोजन यहां पे किए जाएंगे। तो 1 से 10 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस देहरादून में मनाया जाना है। तो तमाम तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल प्रतियोगिता हो और बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेने की यहां पे बात भी कही गई है। तो 10 दिन तक मनाया जाएगा देहरादून में और काफी मात्रा में यहां पे लोग भी आएंगे, क्योंकि तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित होंगे। खेल से जुड़ी भी प्रतियोगिताएं यहां पे की जाएंगी, जहां पे खेल प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। एक्सप्रेस ने फोटो जारी किया है। देखिए 25 वर्ष उत्तराखंड के हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष का चूंकि ये समापन कार्यक्रम है, तो उसमें 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का पूरा चार्ट बनाया गया है और उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें इसमें हुई हैं। उन्होंने इसमें भी निर्देश दिया है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो 25 वर्षों में राज्य का सफर है और जहां पर हम लोग आज खड़े हैं और आने वाले समय में 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप क्या होगा, राज्य की दिशा क्या होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का 98% कार्य पूरा हो चुका है और बचा हुआ कार्य अगले 1 से 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ये अभियान विशेष रूप से मानसून में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत पर केंद्रित है, ताकि आम जन को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो, असुविधा न हो। उत्तरकाशी में बीआरओ और हरिद्वार जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों में कार्य शेष बचा है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष सरकार ने लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है। तो जिलों के डीएम को अधिक ट्रैफिक वाली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सचिव ने बताया है कि 31 अक्टूबर से पूर्व सभी मुख्य मार्ग गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की बारिश उत्तराखंड में पड़ी है, तो गड्ढा मुक्त करने का अभियान लगातार चल रहा है। 98% गड्ढे भरे जा चुके हैं और 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाएंगी, ये कहना है सचिव का। तो आप देख सकते हैं सड़कों के हाल किस तरीके से देहरादून में देखने को मिले, लेकिन कार्य प्रगति पर है। बहुत सारे गड्ढे भर लिए गए हैं, क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाए, जो मानसून के सीजन में हो गए थे, क्योंकि इनकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेके भी प्रशासन सख्त है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए गड्ढे हैं उनको भी भर दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो हम लोग गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे थे, उसमें 98% हम लोग कवर कर चुके हैं और जो हमारा लक्ष्य 31 अक्टूबर तक का है, लेकिन अभी कल तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 98% हम कर चुके हैं और 2 दिन के आगे जो है संडे तक हम 100% कर लेंगे इसको। बीआरओ का थोड़ा काम पीछे चल रहा है और एनएचएआई का कुछ पोर्शन बचा हुआ है अभी। बीआरओ का मेनली काम उत्तरकाशी जिले में है और
NHAI का काम जो है हरिद्वार जिले में है, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो उनको भी मैंने कहा है कि वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि शासन से जब उच्च स्तर से एक निर्देश दिए गए हैं तो उसको हम लोग को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता है। NH में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उनको भी टारगेट दिया गया है कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें उसको। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भयंकर आपदाओं के बाद प्रदेश सरकार अब जनजीवन को सुचारू करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। हरीश रावत का ये कहना है कि आपदाओं के दौर में बीजेपी सरकार ने पीड़ितों को ना तो कुछ दिया है और ना ही कुछ उनके लिए किया है। तो ये कहना है पूर्व सीएम हरीश रावत का। तो उन्होंने कहा है कि जनजीवन जिस तरीके से अस्त व्यस्त उत्तराखंड में लोगों का हुआ है, उसके लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने पीड़ितों की कोई सहायता नहीं की है। तो हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर हरीश रावत सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके की आपदा उत्तराखंड में आई है, उसको लेके सरकार ने ना तो पीड़ितों की मदद की है, ना ही उन्हें कुछ दिया है। बीजेपी के लोग, विधायक और मंत्री जब आपदा में लोगों के पास नहीं गए, ये तो खाली मुख्यमंत्री जाकर के एक हमारी बुढ़िया माँ को जो है अपने कंधे पर जरा सा रुला लेते हैं, हा? उसके गम अरे भाई, एक बेटा जो सक्षम बेटा है उसके कंधे में रह करके हमारी एक बहन या बेटी, हमारी माँ रोती है, उसका पोस्टिंग आप सब मीडिया के लोग कर लेते हो। तो यही इनका आपदा, यही तो सीमित है। आपदा में दिया क्या है इन्होंने, किया क्या है? बल्कि मैं तो कांग्रेस के लोगों का, अपने जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, उसका आह्वान कर रहा हूं। नरेंद्र चंदन का है 29 अक्टूबर को उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारोबारी अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम करेंगे। तो उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले बस, ट्रक, टैक्सी, ई रिक्शा और ऑटो यूनियन इस आंदोलन में शामिल होगी। एम्बुलेंस, दूध और अन्य इमरजेंसी वाहनों को छूट दी जाएगी। कारोबारियों की प्रमुख मांगों पर ऋषिकेश ARTO कार्यालय के फिटनेस सेंटर को चालू करना, 2 साल के टैक्स में छूट, हर साल 5% टैक्स वृद्धि नियम खत्म करना और ऑल इंडिया परमिट वाहनों पर समान नीति लागू करना शामिल है। तो फिटनेस सेंटर टैक्स नीति पर मांग उठी है। तो परिवहन महासंघ ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो गढ़वाल में 29 अक्टूबर को चक्का जाम किया जाएगा। तो इमरजेंसी सेवाओं को छूट, फिटनेस सेंटर, टैक्स नीति पर उठी मांगे। TGMOC कार्यालय में उत्तराखंड परिवहन महासंघ की एक बैठक हुई है, जिसमें हमारे ऋषिकेश के जितने भी कंपनियां हैं, परिवहन कंपनियां हैं, वो सब आज उपस्थित थे। उसमें ऑटो यूनियन भी थी, उसमें ट्रक यूनियन भी थी, उसमें टैक्सी यूनियन भी थी, उसमें बस यूनियन भी थी। तकरीबन जितने भी कॉमर्शियल वाहनों की यूनियन होती वो आज सारी उसमें शामिल थी। और एक मत से उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 29 तारीख को एक दिवसीय चक्का जाम सरकार से के विरोध में किया जाएगा। उसमें कुछ मांगे हमारी हैं, उसको उन मांगों को हमने सरकार को भेजा हुआ है। अगर सरकार की 27 तारीख को एक बैठक है, उस बैठक में अगर वो मांगे नहीं मानी जाती है तो 29 को हमारा चक्का जाम होगा। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ व्यापारी हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हरिद्वार के थाना श्यामपुर में 18 अक्टूबर को मिली अधजली युवती की बॉडी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मृतका काशीपुर की रहने वाली थी और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एसपी क्राइम ने कहा कि आरोपी साक्ष्य छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैकड़ों कैमरों और गाड़ियों की जांच के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। तो पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सीमा खातून ने काशीपुर में ट्रक पर आकर झगड़ा किया था। इसके बाद उन्होंने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को श्यामपुर के खाली प्लॉट में ले जाकर डीजल डालकर उसको जला दिया। तो हरिद्वार की पूरी घटना है, जहां पे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या में तेल बरामद किए हैं। तो डीजल डालकर महिला की हत्या की गई। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिना किसी झिझक के इन लोगों ने धनतेरस के सुबह 18 तारीख को श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक अधजली डेड बॉडी मिली थी। वो संभवतः एक महिला की डेड बॉडी थी उस समय के हिसाब से। बाद में हमने उसकी शिनाख्त और तफ्तीश तभी कर ली है। इसमें जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली, हमारे सभी उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद थे, पहुंचे। वहां पे हमारे एसएसपी सर भी थे, हमारे एसपी सिटी साहब सभी वहां पे थे, हमारे सीओ साहब और हमारे थानेदार सभी ने ही वहां जाके, हमारी एफएसएल टीम भी थी, अपना काम शुरू किया। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के बीच पुलिस और एसओजी ने 40 लाख से अधिक कीमत की स्मैक बरामद की है। सीओ सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोतीनगर इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों के पास से 162 ग्राम से अधिक स्मैक जब्त की गई। तो पुलिस ने तस्करों के पास से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। तो शुरुआती जांच में ये पता चला है कि तस्कर बरेली से स्मैक लेकर हल्द्वानी की कई जगहों पर सप्लाई करने वाला था। पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में कस लिया। तो सीओ ने
नागरिकों से साफ तौर पे ये अपील की है कि वो नशे के मामलों में पुलिस से तुरंत संपर्क करें और त्योहारी सीजन में विशेष तौर पे सतर्क रहें, सावधान रहें। तो हल्द्वानी की ये पूरी खबर है, जहां पे पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली और बड़ी कार्रवाई के दौरान उन्होंने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, बाइक सीज कर ली है, 162 ग्राम से अधिक स्मैक जब्त की गई है और साफ तौर पे लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं कि नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नशा मुक्त उत्तराखंड को बनाया जाए। तो उत्तराखंड पुलिस ने नागरिकों से कहा नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नैनीताल पुलिस ने, जिसमें हमारी एसओजी की टीम है और थाना हल्द्वानी की ज्वाइंट टीम ने आज 2 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 162.14 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनका आपराधिक इतिहास चेक किया जा रहा है। इसमें एक जिला बरेली का है, एक जिला पीलीभीत का है और इनका आपराधिक इतिहास जो है निदान पोर्टल और आईसीजीएस इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से चेक किया जा रहा है। अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है तो फिर इनके विरुद्ध पीटीएनडीपीएस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन वो सारी चीजें भी जांच का पार्ट है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नैनीताल जिले के कालाडूंगी क्षेत्र में हाल ही में माहौल गर्मा गया जब हिंदूवादी संगठनों ने 2 पिकअप वाहनों को पकड़ लिया, जिनमें कथित रूप से गौमांस भरा हुआ था। ये मामला बैलपड़ाव चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कथित रूप से रिश्वत लेकर वाहनों को छोड़ दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। तो संगठन ने चौकी इंचार्ज और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन के नेता मदन जोशी का ये कहना है कि उनके पास कथित लेन देन के स्क्रीनशॉट और सबूत मौजूद हैं। तो रामनगर के कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नैनीताल का ये पूरा मामला है जहां पे कालाडूंगी में कथित गौमांस ले जाने वालों को पकड़ा गया था। तो हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया, जो लोग गौमांस ले जा रहे थे। लेकिन साफ तौर पे बड़े अधिकारियों ने कहा है कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अवैध मांस के बार मैं फिरोदारा हलवा तक की कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई समय से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने बताया भी ये चीज हो रही है लगातार। जब मैं लगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा, हमने अपनी टीम लगानी शुरू कर दी और टीम का परिणाम ये हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज एक गाड़ी की सूचना आई बैलपड़ाव चौकी में, कोई मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से ही है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुलिस चौकी मांस देखने के बाद वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है और उस पुलिस चौकी को पूरा सस्पेंड होना चाहिए। गोवर्धन पूजा होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां हमारे गौवंश को पूजा जाता है, अब ये मांस किस चीज का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। हाँ, ये अभी स्थानीय लोगों द्वारा एक डीप फ्रीजर गाड़ी पिकअप है, इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ के हमारे सुपुर्द किया है। उनका कहना है कि इसमें कोई गलत सामग्री भरी हुई है, तो उसको जांच के लिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आएगा, सुबह जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आएगा, अगर आता है तो उसकी जांच की जाएगी। सर ये जो हम पकड़े दूसरे नंबर प्लेट हो गए हैं, ये गाड़ी में नंबर प्लेट लगी हुई है। अगर दो प्लेट है, एक यूके 04 एक यूपी। अगर ऐसा है तो उसकी जांच कर ली जाएगी। वो तो चेसी नंबर इंजन नंबर से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हल्द्वानी के लालटांच स्थित साकेत कॉलोनी में देर शाम झोपड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में रहने वाला बटाईदार परिवार दीपावली मनाने अपने गांव गया हुआ था, जिस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगते ही झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग तेजी से भड़क उठी। तो स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और मुखानी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि झोपड़ी में रखा सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। तो पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शुरुआती जांच में दीपावली का एक रॉकेट झोपड़ी में गिरने से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो दमकल विभाग ने
आसपास के लोगों से सावधानी बरतने और सिलेंडर व बिजली उपकरणों की नियमित जांच करने की अपील की है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।